हेलो गाइस, मेरा नाम सतीश चंद्र। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जैसा कि आपको पता है, हम लोग टीपीएससी के लिए जेई की और एई की सीरीज़ चला रहे हैं और हमारा सब्जेक्ट चल रहा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है और जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आए हैं। एक्चुअली इस बार मैं आज 2013 के क्वेश्चन लेके आया हूँ और प्रीवियस लेक्चर में हमने 2016 के क्वेश्चंस डाले थे। और आज की खास बात है कि आज मैं आप लोगों के लिए जो कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो भी कराऊंगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं जो कि 2013 में आए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो ये अपना त्रिपुरा सर्विस का है सेकंड लेक्चर और इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, ये अपना सिलेबस हम लोग ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं आगे बढ़ूंगा अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। 2013 में आया हुआ है। सिंपली इन्होंने पूछा है कि आप पॉइजन्स रेशियो बता दो कि पॉइजन्स रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो पॉइजन्स रेशियो को हम लोग जो डिनोट करते हैं वो किससे डिनोट करते हैं? म्यू से डिनोट करते हैं और होता है ये लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, तो सिंपली हम इससे इसको डिनोट कर देते हैं और म्यू की वैल्यू क्या आ जाती है? यहाँ से हमारी लेटरल स्ट्रेन टू दी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को ध्यान रखिएगा, हम लोग लीनियर स्ट्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर स्ट्रेन। और लेटरल को हम ट्रांसवर्स भी बोलते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ट्रांसवर्स स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन। ठीक है, तो अपना आंसर क्या होने वाला है इससे? लेटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज नोन एज। ये हम ऑलरेडी कल भी ये क्वेश्चन कर चुके हैं कि बल्क मॉडुलस क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशियो होता है। ठीक है, तो यहाँ से अपने को क्या मिलता है? इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेस डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम, और डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेस डिवाइडेड बाय चेंज इन डेंसिटी। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो कंप्रेसिबिलिटी है वो बल्क मॉड्यूलस के क्या होती है? रेसिप्रोकल होती है। ठीक है, अगर कंप्रेसिबिलिटी आपको पूछी जाए तो कंप्रेसिबिलिटी हम कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं बीटा से, और उसकी जो वैल्यू हो जाएगी हमारी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन टू दी स्ट्रेस, इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, और जो बल्क मॉड्यूलस है उसकी जो यूनिट है, यूनिट सेम रहने वाली है स्ट्रेस की तरह। स्ट्रेस की यूनिट होती है जनरली हम न्यूटन पर mm² और मेगा पास्कल में हम काउंट करते हैं। तो अगर इस हिसाब से देखी जाए तो बल्क मॉड्यूल इसकी कंप्रेसिबिलिटी की यूनिट क्या हो जाएगी हमारी? mm² पर न्यूटन, और मेगा पास्कल का हम कह सकते हैं इनवर्स। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका हमारा क्वेश्चन का आंसर होने वाला है बल्क मॉड्यूलस, क्योंकि इसने स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछा था। कहीं ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपॉन में स्ट्रेस पूछता तो हमारा ऑप्शन क्या आने वाला था? कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है ये एक्चुअली हमारा। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम with a point load at its mid span is, okay, it is asking from us that bending moment diagram आप बताइए जहाँ पे उसके मिडल पे क्या लग रहा हो? पॉइंट लोड लग रहा हो। ठीक है, इन केस ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम मिडिल पे लगेगा तो ये W/2 हो जाएगा, W/2 हो जाएगी रिएक्शंस। ठीक है, ये हमारा क्या है? एक्सटर्नल लोड वर्क कर रहा है। तो इसका पूछ रहा है हमारे से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। शेयर फोर्स डायग्राम की अगर मैं बात करूँ
तो देखिए अपवर्ड है तो यहाँ पे क्या होगा, डाउनवर्ड, और ये एक पॉइंट लोड है तो यहाँ से कांस्टेंट जाएगा अपना, है ना, W/2 है। अब इस पॉइंट पे जब मैं सेंटर पे आऊँगा, सेंटर पे आ गया मैं, यहाँ पे W इंटेंसिटी का डाउनवर्ड लोड लग रहा है तो मुझे W ही इंटेंसिटी से कहाँ जाना पड़ेगा, अपवर्ड जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो थी ये डेप्थ W/2 थी, तो W अगर मैं इस पॉइंट से ऊपर जाऊँगा तो यहाँ कितना ऊपर आ जाऊँगा मैं, यहाँ भी मैं W/2 ही आ जाऊँगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आ जाएगा नेगेटिव, ये आ जाएगा पॉजिटिव, दिस इज शेयर फोर्स। और अगर मैं बात करूँ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमें पता है कुछ इस तरीके से बनेगा। सपोर्ट्स पे क्या होगा, 0, सेंटर पे होगा मैक्सिमम जिसकी इंटेंसिटी होने वाली है WL/4। कैसे, अगर इस पॉइंट पे मैं मोमेंट देखना चाहूँ, यहाँ से लेंथ कितनी है, L/2 है ना। सिंपली मैं रिएक्शन को और लेंथ को मल्टीप्लाई जब करूँगा, W/2 इंटू L/2 विच इज़ कमिंग आउट टू बी WL/4, ठीक है। तो यही मोमेंट कहाँ एक्ट करेगा, सेंटर पे एक्ट करेगा, इस पॉइंट पे। तो अपना क्या है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की शेप क्या होगी, विच इज़ ट्राइंगुलर इन शेप, ठीक है, अ ट्राइंगल। ओके, हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एन इमेजिनरी बीम फॉर विच द लोड डायग्राम इज M/EI, द डायग्राम विल बी नोन एज। अगर कुछ इस तरीके की बीम होती है जिसमें जो डायग्राम है, उस बीम को एनालाइज करने के लिए हमें M/EI डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है, तो उस इमेजिनरी बीम को क्या बोला जाता है। तो ये कंजुगेट बीम मेथड होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, M/EI डायग्राम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना कंजुगेट बीम, ठीक है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ये अपना फोर्थ क्वेश्चन था, ठीक है, ये अपना फोर्थ क्वेश्चन था। अब फिफ्थ पे चलते हैं हम। देखिए स्ट्रेन एनर्जी इज गिवन बाय, स्ट्रेन एनर्जी इज गिवन बाय, स्ट्रेन एनर्जी हमने देखा था, स्ट्रेन एनर्जी के बारे में कल भी थोड़ा सा डिस्कस किया था हमने। स्ट्रेन एनर्जी हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, दिस इज नोन एज स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखिएगा आप, और इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको तो स्ट्रेस की फॉर्म में ही रहने देंगे। और फ्रॉम हुक्स लॉ हमें पता है स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग मॉडुलस इनटू में स्ट्रेन। यहाँ से अगर मैं स्ट्रेन की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, स्ट्रेस अपॉन में यंग मॉड्यूलस। तो यहाँ पे अगर मैं स्ट्रेस अपॉन यंग मॉड्यूलस लिखता हूँ, और तो ये पूरा का पूरा टर्म चेंज हो जाता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपसे स्ट्रेन एनर्जी पूछ सकता है डायरेक्टली फॉर्मूले की फॉर्म में। तो इसका आंसर अपना होने वाला है, ठीक है। दिस इज आवर फिफ्थ क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। यूनिट ऑफ टॉर्क इज, देखिए टॉर्क को जनरली हम जब क्वेश्चन वगैरह करते हैं तो एज अ लोड कंसिडर कर लेते हैं, बट उसकी जो यूनिट है जो हम सिंपली फोर्स की तरह लेते हैं वो नहीं होती है, ठीक। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क एक्चुअली एक तरीके का मूवमेंट होता है, ठीक है। टॉर्क एक तरीके का क्या होता है, मूवमेंट होता है। ये मान लीजिए शाफ्ट है, यहाँ पे मैं इस पर टॉर्क लगा रहा हूँ, ठीक है, टी इंटेंसिटी का, जिसका डायमीटर है डी, जिसका डायमीटर है डी। तो टॉर्क जो होता है वो उसकी जो यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर होती है। ये एक तरीके का क्या बताया मैंने आपको, मूवमेंट होता है। एक तरीका क्या होता है, मूवमेंट होता है, जो कि किसी ना किसी पर्टिकुलरली लेंथ पे काम कर रहा होता है, ठीक है। तो इसकी यूनिट हो जाती है न्यूटन मीटर जनरली, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो दिस इज आवर सिक्स्थ क्वेश्चन। द shear स्ट्रेस ऑन अ प्रिंसिपल प्लेन इज, प्रिंसिपल प्लेन पे shear स्ट्रेस की वैल्यू क्या आती है। देखिए अगर हम बात करें किसी बॉडी पे स्ट्रेसेस लगते हैं, मान लीजिए ये कोई एक बॉडी है,
जनरली जब हम 2D एनालिसिस करते हैं, 2D एनालिसिस में हम देखते हैं कि यहाँ एक स्ट्रेस लगा रहा हूँ मैं और यहाँ एक स्ट्रेस लगा रहा हूँ, ठीक है। फेलियर प्लेन में कुछ इस तरीके से अगर कंसिडर करूँ, इसके नॉर्मल जो स्ट्रेस होता है सिग्मा एन, और इसके जो पैरेलल स्ट्रेस होगा फेलियर प्लेन के, उसको मैं पकड़ता हूँ शेयर स्ट्रेस, ठीक है। तो शेयर स्ट्रेस ऑन प्रिंसिपल प्लेन इज, सो प्रिंसिपल प्लेन जो होते हैं ये हमारे प्रिंसिपल प्लेन होते हैं जिनके अबाउट हम लोग स्ट्रेस लगा रहे होते हैं इनिशियली, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, देखिए एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे कोई शेयर स्ट्रेस होता नहीं है। ये इसका प्रूफ देखिए, इसका प्रूफ मोर सर्कल में भी मिलेगा आपको। मोर सर्कल अगर मैं कंसिडर कीजिए कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ, यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस लेता हूँ मैं, यहाँ पे शेयर स्ट्रेस लेता हूँ, ठीक है। तो ऑन प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस पे देखिए यहाँ पे अगर देखूँ मैं तो कोई शेयर स्ट्रेस काम नहीं कर, अगर मैं यहाँ पे शेयर स्ट्रेस लगाता भी हूँ तो वो कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में आएगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में आके वो नेग्लेक्ट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ टाउ की अगर वैल्यू है तो यहाँ भी टाउ ही आएगी, ठीक है। यहाँ टाउ है तो यहाँ भी टाउ आएगी, और दोनों ये आपस में क्या हो जाएंगे, काउंटर एक्ट होके बैलेंस हो जाएंगे, ये भी काउंटर एक्ट होके बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसमें मोर सर्कल में अगर बात करूं तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस मान लीजिए सिग्मा वाई होता है, ठीक है। ये सिग्मा वाई, यहाँ पे सिग्मा वाई इज ग्रेटर देन सिग्मा एक्स में कंसिडर करूं तो सिग्मा वाई और 0 और सिग्मा एक्स और 0। अगर प्रिंसिपल प्लेन की बात कर रहा है तो ये भी एक प्रिंसिपल प्लेन है और ये भी एक प्रिंसिपल प्लेन है। यहाँ पे कोई शेयर स्ट्रेस की वैल्यू दिख रही है आपको, वाई एक्सिस में क्या है 0, वाई एक्सिस में क्या है 0। वहीं अगर ये बात करता कि यहाँ पे कहीं, ठीक है, यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होने वाली थी अपनी, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट कैसे आएगा हमारा, सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई 2 विच विल बी इक्वल टू टाओ मैक्स। और अगर ये 1D कंडीशन होती है, 1D मतलब कि मैं एक ही लोड लगा रहा हूँ, ये मतलब नहीं लगा रहा हूँ मान लीजिए, तो यहाँ पे ओनली सिग्मा वाई कंसिडर होगा, सिग्मा एक्स क्या हो जाएगा 0, तभी हम बोलते हैं टाउ मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2, है ना, नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो इसका आंसर अपना होने वाला है 0, सी ऑप्शन। सो दिस वाज आवर 7th क्वेश्चन। हम अब अपने अगले क्वेश्चन 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या बोल रहा है, इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W पर यूनिट लेंथ ओवर अ स्पैन ऑफ लेंथ L, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम विच इज कंसिस्टिंग ऑफ UDL ओवर इट्स एंटायर लेंथ, ठीक है। ओवर इट्स एंटायर लेंथ पहले हम UDL बनाते हैं, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी लेंथ क्या है स्मॉल l है, W पर यूनिट लेंथ पे लग रहा है, ठीक है। W पर यूनिट लेंथ पे लग रहा है। नाउ अगर हम शेयर फोर्स डायग्राम की बात करें, शेयर फोर्स डायग्राम इसका लीनियर बनता है, ये हम काफ़ी बार बना भी चुके हैं, तो ये लीनियर आ गया, ठीक है। इसकी इंटेंसिटी क्या होगी लोड की, ये WL/2 W इंटू एल टोटल लोड हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है एक्चुअली एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम ही आपको क्या दे देगा, लोड दे देगा। तो एक रेक्टेंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं हम UDL को, तो W इंटू एल क्या हो जाएगा टोटल लोड, और एक सिमेट्रिकल सेक्शन है तो क्या हो जाएगा WL/2 इधर, WL/2, तो दोनों सपोर्ट पे क्या हो जाएगा हाफ हाफ हो जाएगा, WL/2 और WL/2, तो ये हमारा हो गया SFD। BMD की वहीं अगर बात करें हम तो BMD इसका कुछ इस तरीके से बनता है ना, इस तरीके से बनता है, और सेंटर पे क्या होती है वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, कितनी होती है हम लोग यहाँ लोडिंग डायग्राम यहाँ बीम से भी निकाल सकते हैं, कैसे, यहाँ से देखिए लेंथ कितनी है सेंटर पे अगर देखें हम L/2 है, ठीक है। तो W इंटू L/2 दिस रिएक्शन है ना, दिस रिएक्शन मल्टीप्लाइड बाय L/2, यहाँ का मूवमेंट दे देगी ड्यू टू दिस रिएक्शन, सेंटर पे मूवमेंट दे रही है ड्यू टू दिस रिएक्शन, ठीक है। इसकी वैल्यू हम लिख रहे हैं मूवमेंट सेंटर, सेंटर पे निकाल रहे हैं हम सेंटर पॉइंट पे। ये अपवर्ड है, एक बार को अपवर्ड अगर मैं पॉजिटिव मानूं
डाउनवर्ड नेगेटिव मानो मान लीजिए, तो डाउनवर्ड लोड कितना आ रहा है W का, कितनी लेंथ पे, W का लोड आ रहा है L/2 की लेंथ पे, एक्ट कहाँ करेगा, अब एक्ट करेगा L/2 की भी हाफ डिस्टेंस पे, है ना। अगर मैं बात करूँ किसी रेक्टेंगल की, ये तो लोड आ गया, ठीक है, L/2 इंटू उसकी जो इंटेंसिटी थी WL/2, ये तो अभी फोर्स आई है, जो फोर्स लग रही है, अब वो कहाँ एक्ट करेगी, इस पॉइंट के अबाउट कहाँ एक्ट करेगी, उसकी सीजी कहाँ होगी, सेंटर भी तो होगी, तो L/2 का भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, विच इज L/4, ठीक है। तो यहाँ पे और किससे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, L/4 से, WL²/4 माइनस WL²/8, और इसको जब मैं सॉल्व करने जाता हूँ तो मेरे पास आती है वैल्यू WL²/8, ठीक है, जो कि पॉजिटिव में है। तो यहाँ से ये डायरेक्टली फॉर्मूला याद होना चाहिए, और सिंपली सपोर्टेड का जो हमारा नॉर्मल केसेस का जो बनते हैं वो सारे याद होने ही चाहिए आपको, है ना। तो ये वैल्यू सेंटर पे कितनी आ रही है, WL²/8, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना WL²/8, और ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी भी जाती है, ठीक है, अभी भी पूछी जाती है, हालांकि सैचुरेट हो गया क्वेश्चन, लेकिन अभी भी पूछी जाती है, तो आपके लिए फ़ायदा है। तो ये हमारा क्वेश्चन था 8वां, 8th। So we are moving to our next question, which is 9th. Okay, the point of contraflexion occurs in case of, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन किस केस में आता है, कैंटिलीवर के केस में नहीं आता। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करती है, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट अगर अपना साइन चेंज करेगा तो वहाँ कॉन्ट्राफ्लेक्शन आएगा पॉइंट, नहीं तो नहीं आएगा। तो अगर मैं कैंटिलीवर की बात करूँ तो कैंटिलीवर का हमने शेयर फोर्स डायग्राम देखा था, कुछ इस तरीके से बन रहा था, है ना, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरीके से बन रहा था। वहीं अगर मैं यूडीएल लगा रहा था कैंटिलीवर पे तो क्या हो रहा था, यूडीएल लगा रहा था डब्ल्यू इंटेंसिटी का, उस केस में जो इसका जो बेंडिंग जो शेयर फोर्स डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बन रहा था, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरीके से पैराबोलिकली, लीनियरली पैराबोलिकली वेरी कर रहा था। और इसका रीज़न भी बताया था मैंने आपको कि ऐसे क्यों नहीं बना और ऐसे ही क्यों बना है ना, ठीक है। dm/dx इज इक्वल टू s और ds/dx इज इक्वल टू w, ठीक है, ये कंसेप्ट लगता है यहाँ पे। कैंटिलीवर के केस में हम देख रहे हैं कहीं भी बेंडिंग मोमेंट हमारा जीरो नहीं आ रहा, मतलब जीरो तो आ रहा है लेकिन चेंज नहीं कर रहा अपना साइन, है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव में नहीं जा रहा। जीरो तो अगर बात करूँ मैं, जीरो तो यहाँ पे आएगा, बट वो अपना साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। ओवरहैंग की अगर मैं बात करूं, ओवरहैंग बीम्स में अगर मैं ये ओवरहैंग बीम लेता हूं, सपोज कीजिए ये मैंने एक ओवरहैंग बीम ली, यहाँ पे एक W इंटेंसिटी का लोड लगाया, यहाँ एक W इंटेंसिटी का लोड लगाया, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ A डिस्टेंस है, ये L डिस्टेंस है, और ये A डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इसके शेयर फोर्स डायग्राम की, शेयर फोर्स डायग्राम देखिए, यहाँ पे डाउनवर्ड लोड है तो डाउनवर्ड की वजह से क्या होने वाला है, पॉजिटिव रिएक्शन जाने वाली, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने वाला है। सिमेट्रिकल है, W यहाँ पर है और W यहाँ पर है, तो ये अपवर्ड W इंटेंसिटी तो क्या हो गया, ये डाउनवर्ड आ गया। अब यहाँ से देखिए डाउनवर्ड, ये अपवर्ड W है तो अपवर्ड W की वजह से डाउनवर्ड आ गया, यहाँ तक गया, फिर यहाँ पे डाउनवर्ड W है तो ये क्या हो गया, इसको मैच कर दिया मैंने, ठीक है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, करेक्ट। अब मैं इसके बाद आगे चलता हूँ, इसका BMD डायग्राम बनाता हूँ। BMD डायग्राम में देखिए क्या होगा इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे इसको हमारा जो मोमेंट है जीरो होगा। अगर मैं इस पॉइंट पे आता हूँ तो क्या होगा, देखिए W इंटू ए का मोमेंट आएगा, ठीक है, W इंटू ए का मोमेंट आएगा, जो कि क्या है, बीम को देखिए, बीम को किस तरीके से बैंड कर रहा है, ये बीम को कुछ इस तरीके से बैंड करने की इंटेंसिटी है इस लोड की। तो हमारा जो एक सैगिंग और एक हॉगिंग दो बात करी थी हमने ना, तो ये वाली शेप आती है, अगर कन्वेक्स शेप आएगी तो क्या होगा हमारा, और कनकेव शेप आएगी तो कनकेव शेप में देखिए क्या है, सैगिंग, सैग हो रहा है ना, कोई चीज़ सैग होती है, लटकती है, कैसे दिखती है, ऐसे दिखती है ना। और दूसरे केस में क्या हो जाएगा, ये हॉगिंग हो जाएगा, ठीक है, हॉगिंग। तो ये अपना हॉगिंग है, हॉगिंग को हम क्या लेते हैं, जनरली नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो इसका लीनियरली ये इस तरीके से आएगा,
यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ गई यहाँ पे इसकी, जो कि क्या है W इंटू ए। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इस पॉइंट की। इस पॉइंट पे कितना मूवमेंट आने वाला है? देखिए इस पॉइंट पे क्या मूवमेंट है, W इंटू एल इंटू ए। तो मूवमेंट अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ, मान लीजिए ए बी। ठीक है, अब मैं ए पॉइंट की बात कर रहा हूँ, मूवमेंट एट ए। तो सबसे पहले एक्सट्रीम लोड की वजह से देख रहा हूँ मैं क्या होने वाला है, माइनस का साइन आएगा क्योंकि उसकी टेंडेंसी है सैगिंग वाली, हॉगिंग वाली टेंडेंसी है, सॉरी। तो W इंटू एल प्लस ए। तो ये तो लोड आ गया डाउनवर्ड रिएक्शन की वजह से, डाउनवर्ड लोड की वजह से। अपवर्ड की वजह से क्या हो रहा है, प्लस W इंटू एल आ रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करूंगा मैं तो मुझे ये मिलने वाला है, इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस W इंटू ए। ठीक है, इस लोड की वजह से भी क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मूवमेंट जनरेट हो रहा है, यहाँ पे मूवमेंट सेम ही जनरेट हो रहा है, जिसकी इंटेंसिटी क्या हो रही है, W इंटू ए हो रही है, वो भी नेगेटिव में ही हो रही है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ जीरो होने वाला है, यहाँ पे ये मीट हो जाएगा इस तरीके से। अब बीच में मुझे नहीं पता बीच में क्या हो रहा है। बीच में अगर मुझे मूवमेंट चाहिए तो मुझे एक रिएक्शन, एक मुझे इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इक्वेशन बना के मुझे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, बीच में देखिए क्या है, अगर मैं किसी एक्स डिस्टेंस पे लेता हूँ, ठीक है, सपोर्ट से किसी एक्स डिस्टेंस पे, यहाँ से किसी एक्स डिस्टेंस पे मूवमेंट निकालना चाहूँ, तो मेरी मूवमेंट की इक्वेशन क्या बनेगी, mx इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स। इस लोड की वजह से हॉगिंग है ना, प्लस इस लोड की वजह से सैगिंग। ये लोड क्या करेगा, W इंटू एक्स माइनस ए, W इंटू एक्स माइनस ए। इस वाली अगर लेंथ की बात करूं मैं, सेंटर से अगर या किसी भी पॉइंट से बीच में, अगर मैंने इस सपोर्ट से इसको x माना हुआ है, तो ये क्या हो जाएगी, x माइनस ए हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो अब देखिए मैं इसमें एक बार मैं सेंटर पे चेक करना चाह रहा हूँ कि सेंटर पे क्या आने वाला मूवमेंट। ठीक है, तो सेंटर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार यहाँ से ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन वैलिड होने वाली है जब x आपका a से लेके कहाँ तक होने वाला है, आपका a से लेके l प्लस ए तक होने वाला है, l प्लस ए तक, है ना। इस पार्ट से लेके इस पार्ट तक की आपकी इक्वेशन वैलिड होगी। ओके, तो हमारी लोअर लिमिट क्या है, x की वैल्यू हम a पुट कर सकते हैं, अपर लिमिट क्या है हमारी, x की वैल्यू हम l प्लस ए पुट कर सकते हैं। तो दोनों वैल्यू पे एक बार चेक करते हैं क्या क्या वैल्यूज आ रही है हमारी। ठीक है, तो जब मैं a पुट करूंगा तो क्या होगा, देखिए माइनस डब्ल्यू ए प्लस, यहाँ पे क्या होगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म क्या आने वाला है, जीरो। वैल्यू आएगी माइनस डब्ल्यू इंटू ए। ए पॉइंट पे क्या आने वाला है मेरा, W इंटू ए का मूवमेंट आने वाला है, जो कि हमारा आ रहा है। ठीक है, अगर मैं L प्लस ए की बात करूँ यहाँ पे, है ना, यहाँ पे भी अपना W ए आया है जो कि नेगेटिव आ रहा था, वो देख लेते हैं एक बार। तो x की अगर मैं लिमिट L प्लस ए पुट करूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, देखिए मूवमेंट एट ए मिलने वाला है, यहाँ पे मूवमेंट एट बी मिला था, क्या मिलेगा, माइनस W इंटू एल प्लस ए प्लस W इंटू एल प्लस ए माइनस ए अपॉन में L प्लस ए से ए कैंसिल। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा, देखिए प्लस W इंटू एल विच इज डिवाइडेड बाई L प्लस ए। अब इसको फर्दर मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व अगर मैं करूँ, इसको अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ मान लीजिए, तो मूवमेंट एट ए विल बी माइनस डब्ल्यू एल, या मैं एक बार एलसीएम ले लेता हूँ इसका, है ना, एल प्लस ए की होल स्क्वायर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, एल प्लस ए आ जाएगा, प्लस यहाँ पे डब्ल्यू एल आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस डब्ल्यू एल ओवर एल प्लस ए, माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू ए स्क्वायर प्लस 2WAB प्लस डब्ल्यू एल अपॉन में एल प्लस ए। ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन हो गई है। ठीक है,
तो आप इसको इजीली भी सॉल्व कर सकते हैं, आपका यहाँ से इस एंड से भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। ये भी क्या होगा, एक देखिए यहाँ पे बीम को टेंडेंसी है कि इस लोड की ये नीचे डाउनवर्ड इसको कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, एक हॉगिंग मोमेंट ही होगा जिसकी इंटेंसिटी इतनी ही होने वाली है। और हम बात कर रहे थे कि अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूँ कुछ ऐसी वैल्यू, अगर मैं इसको L ना मान के कुछ L/2 मान लेता हूँ, मान लो, है ना, L/2 मान लेता हूँ। अगर मैं L/2 मानूँ तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, L + L/3। एक्चुअली इसमें L और A दो अननोन आ रहे हैं, तो इस वजह से ये इक्वेशन क्या हो रही है, बड़ी हो रही है, नहीं तो इजीली सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, इसमें यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। अगर L यहाँ पे जो ओवरहैंग है, इस ओवरहैंग की वैल्यू अगर L से ज़्यादा होती है, इस ओवरहैंग की वैल्यू L के बराबर होती है 2A की, इन दोनों को मिला के, ठीक है, इन दोनों को मिला के होती है, और ओवरहैंग की वैल्यू इस L से कम होती है। तो इन तीनों में डिफरेंट केसेस अपने को मिलते हैं, ठीक है। एक में आपका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो नीचे ही बनेगा, ठीक है, नीचे ही बनता है। एक में आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनता है, ऊपर बनता है, ठीक है, ऊपर बनता है। एक में आपका बेंडिंग डायग्राम कहाँ बनता है, बिल्कुल लाइन पे बनता है। तो 3 केसेस मिलते हैं अपने को ना, ठीक है। तो जनरली किस केस में साइन चेंज करता है, हमारा जो शेयर फोर्स, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है, वो होता है ओवरहैंगिंग के केस में ही चेंज करता है, सिंपली सपोर्टेड के केस में नहीं करता। आप देखिए बेंडिंग मोमेंट कुछ इस तरीके से ही रहेगा आपका, है ना। तो ये एक अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है आपका, और आपको पता होना चाहिए ये केसेस, है ना। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। इसका आंसर है ओवरहैंगिंग बीम्स ओनली, ठीक है। तो अपने 2013 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो अभी तक यही थे, हम इसके बाद कन्वेंशनल वाले क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन देखते हैं, वह 10th क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ऑफ अ स्पेसिमेन इज 0.01 एंड पॉइजन्स रेशियो इज 0.25. It is found to undergo 1 mm change in the thickness, then its thickness will be, okay, स्ट्रेन दिया हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में कुछ स्ट्रेस लग रहा है, तो इन्होंने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अपने को दिया हुआ है 0.01। इन्होंने हमारे को क्या दिया हुआ है, पॉइजन्स रेशियो दिया हुआ है 0.25, और इन्होंने क्या बोला है, इट इज फाउंड टू अंडरगो 1 mm चेंज इन द थिकनेस। जो एक्चुअली चेंज इन थिकनेस है कितनी है, वो 1 mm है। तो इट्स थिकनेस विल बी, तो हमें पता है थिकनेस क्या होने वाली है। अगर मैं लेटरल स्ट्रेन की बात करूं, एक्चुअली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो लेंथ के अलोंग होगा, अब लेंथ के अलोंग होगा, इसने थिकनेस दी है कुछ ना कुछ इसकी, तो थिकनेस वाली साइड क्या हो जाएगी, लेटरल साइड हो जाएगी, ठीक है। इसने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दिया है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ से हमें कुछ एक्चुअली मिलने वाला नहीं है, यहाँ से सिर्फ हमें स्ट्रेन को उसको यूज़ करना है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ किसी बॉडी की, सॉरी, यहाँ पे स्ट्रेस अगर सिग्मा है, तो इस डायरेक्शन में उसका स्ट्रेन कितना होगा, स्ट्रेन होगा सिग्मा अपॉन ई। उसकी लेटरल डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं, तो उसकी लेटरल डायरेक्शन में इस लोड की वजह से जो स्ट्रेन आएगा वो होगा म्यू सिग्मा अपॉन ई, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। और अगर ट्राइएक्सियल लोडिंग की अगर मैं बात करूं, ट्राइएक्सियल लोडिंग में क्या होगा, यहाँ कोई एक स्ट्रेस लग रहा है, यहाँ कोई एक स्ट्रेस लग रहा है, और यहाँ कोई एक स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इस स्ट्रेस की वजह से जेड डायरेक्शन में अगर मैं स्ट्रेन देखना चाहूँ तो क्या होगा, एक्चुअली टोटल स्ट्रेन क्या होगा, एक तो सिग्मा जेड की वजह से डायरेक्टली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप होगा जिसकी वैल्यू होगी सिग्मा जेड अपॉन, ये पॉजिटिव होगा जो इलोंगेट करने की कोशिश करेगा, और सिग्मा एक्स की वजह से क्या होगा, म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई, वहीं सिग्मा वाई की वजह से होगा म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई। तो इफेक्टिव स्ट्रेन की वैल्यू इन
इन जेड डायरेक्शन क्या होगी, वो ये होगी, ठीक है। इसी तरीके से एक्स में होगा, इसी तरीके से वाई में होगा, ठीक है। जो उसके ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है उसकी वजह से क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेन आएगा, और जो कि पॉजिटिव रहेगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा। दूसरी जगह क्या आएंगे, लेटरल स्ट्रेन आएंगे, ठीक है। दूसरे लोड की वजह से, दूसरी डायरेक्शन में जो स्ट्रेस आ रहा है उसकी वजह से। ऐसा ही वाई में होगा। तो अभी हमें यहाँ क्या कंसेप्ट लगाना है, हमें सिंपल कंसेप्ट लगाना है कि हमारे को स्ट्रेन दिया है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दिया है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्ट्रेस होगा ये, और स्ट्रेन की वैल्यू जो आने वाली है वो ये है। इसकी वैल्यू उन्होंने दी है हमारे को 0.01, है ना। और हमारे को बोला है कि आप लेटरल डायरेक्शन में मुझे डायमेंशन बता दो, लेटरल स्ट्रेन कितना होगा। लेटरल स्ट्रेन जो होगा, ट्रांसफर स्ट्रेन, वो होगा कितना, बोल रहा है इसमें मैं आपको थिकनेस दे दे रहा हूँ, क्या दे दे रहा हूँ, सॉरी थिकनेस बतानी, अंडरगोज 1 mm चेंज। तो यहाँ पे ये डेल्टा टी की वैल्यू दे दे रहा हूँ 1 mm। आप मुझे थिकनेस बता दो। तो यहाँ पे जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन कितना आएगा, ट्रांसवर्स स्ट्रेन इस लोड की वजह से, माइनस म्यू इंटू स्ट्रेस अपॉन में जो ये लोड, ये इसकी वजह से जो आ रहा होगा वही स्ट्रेन आ यही स्ट्रेन आ जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 0.25 इंटू, इसकी वजह से क्या स्ट्रेन आ रहा है हमारा 0.01, है ना। तो यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है अपनी, कितने आने वाली है 0.00025। ट्रांसफर स्ट्रेन की वैल्यू आने वाली 0.0025। अब ट्रांसफर स्ट्रेन अपने को पता चल गया, तो हम क्या कर सकते हैं, चेंज इन थिकनेस अपॉन में ओरिजिनल थिकनेस से हम इसकी थिकनेस निकाल सकते हैं। 0.0025 डेल्टा टी अपॉन में थिकनेस कितनी दे रहा है ये, थिकनेस तो हमें निकालनी है ना। थिकनेस इज इक्वल टू 1 अपॉन में 0.0025। तो ये आएगा अपना 400 के आसपास, ठीक है। अपना आंसर यहाँ से आने वाला है 400 mm, करेक्ट। तो ये अपना हो गया 10वां क्वेश्चन। गाइस इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सिंपल कंसेप्ट लगाना है आपको, ये वाला यहाँ से हो जाएगा। अपना 11th क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए इजी क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ अ मटेरियल इज प्लॉटेड बिटवीन, एक देखिए, एक होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, एक होता है ट्रू। तो हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए, वी आर इंजीनियर्स, तो हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज ले लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली जब टेंजाइल टेस्ट होता है, टेंजाइल टेस्ट में क्या होता है, टेस्ट स्पेसिमेन पे हम लोग लोड लगाते हैं और उसका क्या होता है, स्ट्रेन होता है, ठीक है। तो स्ट्रेन चेक करते हैं हम। तो हम क्या करते हैं कि जब ये अपने पोजीशन चेंज करेगा, इस पे स्ट्रेन आएगा, तो इसके डायमेंशंस में चेंज आएंगे। तो डायमेंशन में चेंज आएंगे। अभी जो ओरिजिनल एरिया था इसका, जो इनिशियली ए एरिया था, अभी वो एरिया नहीं रहेगा, वो एरिया चेंज हो गया होगा। हमें पता है कि डायमेंशन में लेंथ में चेंज आ गया है, ठीक है। तो जो फाइनल एरिया है वो इनिशियल एरिया के बराबर नहीं रहने वाला है ना। तो इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए इंजीनियरिंग स्ट्रेस की हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हर एक इंस्टेंट पे एरिया चेंज होगा। हर एक पर्टिकुलर सेकंड की बात करो, हर एक सेकंड पे एरिया चेंज होगा, ठीक है। माइक्रो सेकंड की बात करो, माइक्रो सेकंड पे एरिया चेंज होगा, क्योंकि हम लोग इस टेस्ट को ग्रेजुअल लोडिंग पे करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंजीनियर्स ने क्या किया, जो इनिशियल एरिया है वही यूज़ किया, ठीक है। इनिशियली जो एरिया होता है वही यूज़ करते हैं हम लोग। तो उसको क्या बोल देते हैं हम, इंजीनियरिंग स्ट्रेस या इंजीनियरिंग स्ट्रेन बोल देते हैं। वहीं अगर मैं एक बात करूं कि पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, अगर मान लीजिए मेरी इंटेंशन है, अगर मैं चेक करना चाहता हूं, ठीक है, ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली पॉसिबल, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ठीक है, अगर मैं मान भी लूँ एक बार को मैं चेक भी कर ले रहा हूँ, तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो मैं चेक करूँगा, ठीक है,
उस इंस्टेंट के एरिया को क्या बोलेंगे, ट्रू एरिया, और उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो स्ट्रेस या स्ट्रेन की वैल्यू आएगी उसको ट्रू स्ट्रेस या ट्रू स्ट्रेन बोलेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में ये बोल रहे हैं, देखिए ट्रू की बात कर रहे हैं, ट्रू पे क्या होगा, लोड अपॉन ओरिजिनल, ओरिजिनल की तो बात होगी ही नहीं ट्रू पे, लोड अपॉन इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड लॉग, लॉग का तो कुछ ऐसा टर्म आता ही नहीं है क्योंकि स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया ही होता है, लॉग वाला टर्म ऐसा कुछ नहीं आता। ठीक है, लोड अपॉन इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड चेंज इन ना, तो इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर आप दे रहे हो ये क्या बोल रहे हो, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल क्यों बोल रहे हो, फिर ओरिजिनल तो होगा ही नहीं, इंस्टेंटेनियस है तो ये क्या होगा, लोड अपॉन इंस्टेंटेनियस एरिया अंडर एरिया एंड इंस्टेंटेनियस एरिया अपॉन में ओरिजिनल एरिया। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रेस एक्चुअली क्या है, ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है ना, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए डीडीए का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, एसएससी का भी फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या पता आपने त्रिपुरा वाले एग्जाम में आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है, आ सकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बोला, द रेशियो ऑफ यंग मॉड्यूलस टू द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, यंग मॉड्यूलस टू द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज ऑफ अ मटेरियल हैविंग पॉइजंस रेशियो, ये पूछ रहा है कि ये कितना होगा, अगर पॉइजंस रेशियो की वैल्यू 0.2 होगी, तो इन दोनों के बीच में एस्टेब्लिश इक्वेशन है वो हमें पता है, E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस यही होता है। तो यहाँ पे इसने अपने को पॉइजंस रेशियो की वैल्यू दे दी है जो कि 0.2 के आसपास है, तो E इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉल्व करूँगा ये आने वाला है 1.2, तो E की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2.4 इंटू जी। ठीक है, तो E बाई जी का रेशियो कितना हो जाएगा 2.4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना बी, बी इज द करेक्ट आंसर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। ठीक है, सो दिस वाज आवर 12th क्वेश्चन। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज द रेशियो ऑफ, modulus of rigidity is defined as G and it is the ratio of shear stress to the shear strain, है ना। ऐसे ही E को डिफाइन किया हुआ था हमने नॉर्मल स्ट्रेस टू द नॉर्मल स्ट्रेन, K को डिफाइन किया हुआ था नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, है ना। तो इसका ऑप्शन हो गया अपना डी। सो दिस वाज 13th। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सॉरी, an elastic bar of length L, cross sectional area A, young modulus E, self weight W is vertically hanging vertically ना, it is subjected to load P applying axially at the bottom end, the total elongation of the bar is, देखिए इस तरीके से एक बार है, ठीक है, जो कि वर्टिकली हैंग्ड है, उसका एरिया है A, लेंथ है L, ठीक है। सेल्फ वेट की अगर मैं बात करूं, सेल्फ वेट है उसका W, ठीक है, एंड एक लोड अप्लाई हो रहा है इसके बॉटम पे P अमाउंट का, ठीक है, एट द बॉटम एक्सेल लोड है, और इसमें पूछ रहा है कि आप मुझे टोटल एलोंगेशन बता दीजिए कि टोटल एलोंगेशन कितना होने वाला है। देखिए इसमें एक्चुअली में एक तो इसके लोड की वजह से एलोंगेशन होने वाला है, ठीक है, इसका अपना खुद का सेल्फ वेट होगा, ठीक है, तो सेल्फ वेट की वजह से एलोंगेशन हमने पढ़ा था कितना होता है, ठीक है, जहाँ पे जो गामा होता है क्या होता है, वो यूनिट वेट होता है ना, और यूनिट वेट क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, देखिए वेट अपॉन वॉल्यूम लिख रहा हूँ मैं, इनटू लेंथ का स्क्वायर अपॉन 2E, ठीक है। वॉल्यूम क्या होती है, एरिया इनटू लेंथ होती है ना। तो एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे WL अपॉन में 2AE, तो इस वाली इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है।
तो सेल्फ वेट की वजह से एक उसका क्या होगा, इलोंगेशन होगा, जिसको मैं डेल्टा 1 बोल देता हूँ, ये आ गया, ठीक है। और एक होगा एक्सियल इलोंगेशन, जो कि इस एक्सियल लोड की वजह से होगा। अब ये तो एक्सियल तो हमने पढ़ा है, सिंपल है। क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, वहां से आता है स्ट्रेस इज लोड अपॉन एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे यंग मॉड्यूलस, यहाँ पे स्ट्रेन डाल दिया हमने लॉन्गिट्यूडनल। अगर हम बात करें डेल्टा एल को हमें चाहिए तो क्या करेंगे हम, एफ एल अपॉन में ए, है ना। तो लोड पी लग रहा है, लेंथ है एल, एरिया है ए, यंग मॉड्यूलस है ई, ठीक है। तो टोटल की बात करूं मैं तो टोटल क्या होगा, डब्ल्यू एल अपॉन में 2AE, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ गामा एल स्क्वायर अपॉन 2E भी लिख सकता हूँ, ठीक है, प्लस पी एल अपॉन में ए। तो अपना ऑप्शन देखिए कहाँ पे दिया है, ये दिया हुआ ना, ये बी करेक्ट है ना, डब्ल्यू एल अपॉन में 2A, पी एल अपॉन में ए। सो दिस वाज आवर 14th क्वेश्चन ना, 14th नंबर। अब हम 15 पे चलते हैं, देखिए। A bar of L meter long having its area of cross section is A is subjected to gradually applied load W. The strain energy stored in the bar is, okay, strain energy stored in the bar कैसे निकालेंगे हम, strain energy का फॉर्मूला हमने देखा था, क्या था, हाफ इंटू स्ट्रेस स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, एक तो ये था, और अभी हम देख के आए हैं एक ये था, और एक सिंपली हमें पता है क्या होता है, हाफ ऑफ लोड और डिफ्लेक्शन, है ना, हाफ इंटू लोड इंटू में डिफ्लेक्शन, ये भी स्ट्रेन एनर्जी को ही दिखाता है। तो लोड कितना आएगा, इस पे आएगा लोड W, है ना। डिफ्लेक्शन कितना आएगा, सेल्फ वेट की वजह से डिफ्लेक्शन अपने अभी हम देख के आए हैं, WL अपॉन 2AE। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, W स्क्वायर अपॉन 4AE, ठीक है। इसका स्क्वायर की टर्म में ही आने वाला है आंसर, तो स्क्वायर की टर्म में कितना आएगा अपना, ये आ जाएगा, ठीक है। इसमें हाफ W लोड तो W ही आएगा हमारा, WL अपॉन 2AE यही आने वाला है, ठीक है। तो इसका आंसर वैसे डी होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपना था 15। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, देखिए। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन इज अ पॉइंट वेयर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन अभी हमने देखा था, पॉइंट जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम, बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन। देखिए जीरो आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं देगा, जैसा हमने कल भी एक क्वेश्चन देखा था ऐसा, उसमें जीरो भी दिया था और साइन चेंजेस भी दिया था, इसमें तो जीरो नहीं दिया है ना। तो मैक्सिमम केसेस में आपको यही पूछेगा, जीरो देगा तो जीरो को आपको निगलेक्ट करना है, इस पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे साइन चेंज करता है बेंडिंग मोमेंट, वही पॉइंट क्या होता है, कॉन्ट्राफ्लेक्शन पॉइंट होता है, ठीक है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो दिस वाज आवर 16th नंबर क्वेश्चन। डायग्राम शोइंग द वेरिएशन ऑफ एक्सियल लोड अलोंग द स्पैन इज, ओके, एक्सियल लोड की बात कर रहा है, तो जो हमारा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है उसमें क्या वो लोड एक्सियल होता है, बिल्कुल भी नहीं। वो लोड होता है हमारा ट्रांसवर्स लोड। बीम पे कौन से लोड आते हैं, ट्रांसवर्स लोड आते हैं, ठीक है। बीम इज अ ट्रांसवर्स मेंबर, ध्यान रखिए क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, बीम कैसा मेंबर है, ट्रांसवर्स मेंबर है, ठीक है। तो एक्सियल लोड क्या होता है, अगर मैं किसी क्रॉस सेक्शन के एक्सिस पे लोड लगा दूं, ठीक है, एक्सिस पे लोड लगा दूं, तो वो उसकी टेंडेंसी हो उसको कंप्रेस करने की या टेंशन देने की, है ना। तो उस लोड को मैं क्या कहूँगा, डायरेक्ट कंप्रेशन और डायरेक्ट टेंशन होगी, तो उस लोड को मैं क्या कहूँगा, एक्सियल लोड कहूँगा, ठीक है। उसकी वजह से हो सकता है बेंडिंग भी आ रही हो, अगर वो एसेंट्रिकली अप्लाइड हुआ होगा तो, है ना, तो उसकी वजह से बेंडिंग में आ जाती है तो अभी जस्ट हमारा केस है एक्सियल लोड, डायरेक्ट एक्सियल लोड अगर पड़ रहा है तो क्या होगा, शेयर फोर्स तो नहीं होगा, तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी इसी से रिलेट होता है हमारा, जो लेटरल लोडिंग होती है, ट्रांसफर लोडिंग होती है, तो ये भी नहीं होगा।
इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम तो कहाँ, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम नहीं होता, तो थ्रस्ट डायग्राम होता है। कौन सा डायग्राम होता है? थ्रस्ट। ठीक है, थ्रस्ट को ही हम क्या बोलते हैं? फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है, लोड भी बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, तो इसका ऑप्शन हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सो दिस वाज 17। तो इसमें देखिए, ये इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। वर्टिकल सपोर्ट रिएक्शन आर ए आर बी आपको फाइंड करनी है इस बीम में। तो दिस इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम। तो इसमें अपना देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें निकालना होगा, इसकी तो एक डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप, और एक है इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड से अगर निकालने की बात करूँ मैं, तो इस पे ये जो मोमेंट लग रहा है, ठीक है, ये मोमेंट लग रहा है, ओनली मोमेंट दिया है, लोड तो दिया नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं देखिए आर ए प्लस आर बी की बात करूँ, आर ए प्लस आर बी कितना होने वाला है? 100 इंटू 4 होने वाला है ना, 100 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 40 किलो न्यूटन। सो दिस इज नॉट अ रिएक्शन, दिस इज अ मूवमेंट, है ना। और अगर मैं मूवमेंट की बात करूं, मूवमेंट अबाउट किसी एक पॉइंट के ले लेता हूं, मान लीजिए अबाउट ए ले लेता हूं, तो ए के अबाउट मूवमेंट लूंगा तो क्या होगा? इसको जीरो के बराबर कर सकता हूं, क्योंकि ये क्या है? रोलर है, या ये क्या है? हिंज है। तो हिंज और रोलर पे क्या होता है? हिंज और रोलर पे हमारी जो मूवमेंट की वैल्यू होती है किसके बराबर होती है? जीरो के बराबर होती है ना। या इंटरनल हिंज होगा तो उस पर भी क्या होगी? जीरो के बराबर होगी। तो मूवमेंट एट ए इज इक्वल टू मूवमेंट एट बी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ वर्टिकल में अगर पॉजिटिव ले लूँ, मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले लिया मैंने, आर बी इंटू 10, ये मूवमेंट कैसा है? क्लॉकवाइज है, तो माइनस का आ जाएगा, -45। ये मूवमेंट कैसा जनरेट करेगा? क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट करेगा। तो फोर्स कितनी है? -10 इंटू 4, ये तो फोर्स आ गई। अभी कहाँ एक्ट करेगी? अगर मैं इस पॉइंट से बात करूँ, इस पॉइंट से हाफ डिस्टेंस पे एक्ट करेगी, विच इज 2 मीटर इंटू 2। इसको मैं जीरो के बराबर करूंगा, ठीक है। आर बी इंटू 10 -45 माइनस ये कितना आ जाएगा? 80 इज इक्वल टू जीरो। आर बी इंटू 10, इन दोनों का सम कितना आएगा? 125। आर बी की वैल्यू कितनी आएगी? 12.5 किलो न्यूटन। अब एक गलती मत करना कि आर बी निकाल लिया आपने, फिर आर बी को इसमें पुट कर रहे हो। पहले यहाँ से इस आंसर को चेक करना, आर बी कहीं 12.5 दिया है क्या? ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आंसर अपना सही होने वाला है। आप देखिए इसमें कहीं 12.5 और नहीं दिया हुआ, अगर कहीं और 12.5 दिया होता ना तो आपको आर ए भी निकालना पड़ता, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? ऐसा नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट मेथड की बात करूं, एक बार देखिए मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं डायरेक्ट मेथड से। अगर आर बी की बात करूं, आर बी पे लोड कितना है? अगर मैं 10 किलो न्यूटन की बात करूं, 10 इंटू यहाँ से इसकी एक्सट्रीम डिस्टेंस कितनी है? 2 मीटर है। अगर मैं इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो यहाँ सेंटर पे एक्ट करेगा, जो कि 10 इंटू 4 किलो न्यूटन यानी कि 40 किलो न्यूटन का होगा, ठीक है। तो 40 किलो न्यूटन का लोड कहाँ एक्ट कर रहा है? अगर यहाँ पे सेंटर मार रहा हूँ तो मैं, एक्सटर्नल डिस्टेंस कितनी आ गई? 2 मीटर, और इंटरनल डिस्टेंस कितनी आ गई इसकी? 8 मीटर इस लोड के लिए, ठीक है। तो 40 इंटू 8, ठीक है, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का सम, तो 2 प्लस 8 क्या होने वाला है? 10 होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे एक मोमेंट भी लग रहा है, तो मोमेंट कितना लग रहा है? 45 किलो न्यूटन का लग रहा है। इसमें मैंने क्या किया था? डिस्टेंस, लोड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया था। लोड था ये 40, लोड था, इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया था मैंने। कौन सी डिस्टेंस से? एक्सट्रीम डिस्टेंस से। तो इसमें मैंने 8 से क्यों किया? यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी यहाँ 2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? ऑलरेडी मूवमेंट है, तो मूवमेंट है तो क्या है? देखिए ये किस तरीके का, अगर मैं इस पॉइंट से बात करूँ, ये कैसा जनरेट कर रहा है इफेक्ट? ये लोड ऐसे जा रहा है और ये लोड ऐसे जा रहा है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में ना, दोनों ही सेम डायरेक्शन में ना। अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो आगे क्या आएगा? नेगेटिव। समझ में आया आपको? ये जो लोड है, देखिए इस लोड की टेंडेंसी है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने की, और मैं इसको देख रहा हूँ, ये लोड भी कहाँ जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज ही जा रहा है। तो दोनों क्या होगी? सेम डायरेक्शन होगी, तो नेगेटिव का साइन आएगा। वहीं पे अगर 45 की बात करूँ, ये क्या है? क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे साइन आएगा प्लस का। 45 ऑलरेडी एक क्या है? मूवमेंट है। 45 के साथ कोई डिस्टेंस ऐड नहीं होगी। 45, अब इसकी एक्सट्रीम डिस्टेंस कितनी है? एक्सट्रीम डिस्टेंस हमें नहीं चाहिए क्योंकि क्या है? मूवमेंट है।
अब डायरेक्टली हम इसको टोटल डिस्टेंस लिख देंगे, ठीक है। कितना होगा देखिए, 80/10 प्लस 45/10 कितना हो गया ये -8 प्लस 4.5। इसमें मुझे लग रहा है इसकी डायरेक्शन चेंज हुई है। यहाँ पे ये वाला हमारा मूवमेंट आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला मूवमेंट आ रहा है क्लॉकवाइज। ये भी प्लस का ही आएगा आई थिंक, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा 12.5, ये भी 12.5 ही आएगा अपना। अगर हम इससे भी करेंगे तो भी 12.5 आएगा। आप इजीली अगर आपके पास समय है तो आप ये कीजिए, मोमेंट अगर लगा हुआ आएगा, अगर नहीं आएगा जैसे इस तरीके से आपको क्वेश्चन देता है, मान लीजिए 2 लोड दे दिए, एक इधर दे दिया एक इधर दे दिया, है ना। ये क्या है, W है, ये 2W है मान लो, है ना। तो आपको यहाँ से अगर ये रिएक्शन निकालनी है, आपको ये सारा L/3 दिया हुआ है। तो अगर ये रिएक्शन निकालनी है, सपोर्ट रिएक्शन RB पे, आप क्या करोगे, ये लोड उठाओगे, एक्सट्रीम डिस्टेंस देखोगे, ये तो लोड के पास वाली ये नहीं लोगे आप, एक्सट्रीम वाली लोगे, प्लस ओवरऑल डिस्टेंस। ओवरऑल डिस्टेंस कितनी है, डिवाइड में करोगे आप L, ठीक है, ठीक है। अब इसमें आप प्लस करोगे ये वाला लोड भी, ठीक है, 2W इंटू इसकी एक्सट्रीम डिस्टेंस कितनी है 2L/3 और डिवाइडेड बाय करोगे ओवरऑल लेंथ। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास RB की वैल्यू आएगी और RA में से आप माइनस कर दोगे टोटल लोड, तो आप RA में से आप RB को जब प्लस करोगे और टोटल लोड आएगा तो वहाँ से आपको RA की वैल्यू भी इजीली निकल जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ये, ठीक है। तो 18th क्वेश्चन हो गया अपना। अब हम आगे चलते हैं सॉरी 19th है ये। अंडर ए बीम ऑफ लोडिंग कंडीशन इफ द बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट ओवर अ सर्टेन स्पैन देन shear फोर्स वुड बी। हमने एक बात कल भी करी थी, अगर बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है ना। अगर मैं बेंडिंग मोमेंट की इसकी बात करूं तो बेंडिंग मोमेंट क्या है हमारा, इसका बेंडिंग मोमेंट हमारा dm/dx 0 हो जाएगा, है ना। और dm/dx क्या रिप्रेजेंट करता है, shear फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो shear फोर्स इसका मतलब क्या हो रही है, 0 हो रही है ना। इसका आंसर क्या आने वाला अपना A। सो दिस वाज आवर 19th वन। और अब हम आ गए हैं अपने कन्वेंशनल क्वेश्चन पे। तो 2 कन्वेंशनल क्वेश्चन मैं कराऊंगा आज आपको, या हो सकता है आज एक ही कराऊं, कल एक टिकअप कर लूंगा मैं, 1 या 2 कर ले लूंगा, ठीक है। तो आज एक ही क्वेश्चन करते हैं, जस्ट ये वाला ना। तो दिस वाज आवर 20th क्वेश्चन। ये एक्चुअली 6 मार्क का आता है, 6 मार्क के 5 क्वेश्चन आते हैं आपके और 2 मार्क के 40 क्वेश्चन आते हैं ना। और 6 मार्क के 15 वो आते हैं, वो थियोरेटिकल और कंसेप्चुअल होते हैं, वो अलग होते हैं, ठीक है। तो मैं ये वाले ले रहा हूँ आपको, 6 मार्क के जो आते हैं आपके लास्ट में जो आते हैं 5 क्वेश्चन, उनमें से एक क्वेश्चन है, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, माइल्ड स्टील रॉड ऑफ 20 mm डायमीटर। तो गिवन डेटा इसमें लिख लेते हैं पहले हम। माइल्ड स्टील है, उसका डायमीटर है 20 mm, हैविंग लेंथ ऑफ 300 mm, is enclosed centrally inside a hollow copper tube of external diameter। तो कॉपर है, कॉपर का एक्सटर्नल डायमीटर है 30 mm जो कि हॉलो है ना, हॉलो है ये। और इंटरनल डायमीटर कितना है इसका, इसका एक्सटर्नल डायमीटर है कॉपर का, और कॉपर का इंटरनल डायमीटर है अपना 25 mm, ठीक है। तो सेंट्रली इसमें प्लेस्ड किया गया है। एंड्स ऑफ रॉड एंड ट्यूब आर ब्रेस्ड टुगेदर। तो जो उनके एंड्स है उन सभी को एक साथ में होल्ड किया हुआ है, एक साथ में टुगेदर ब्रेस्ड किया हुआ है। एंड अ कंपोजिट बार इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल पुल ऑफ 40 किलोन्यूटन। देखिए इसका कुछ इस तरीके से बन रहा है अपना, अगर मैं बात करूं मानिए
ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा बन गया है, अलग से बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं। तो ये कुछ एक कॉपर है, ठीक है, कॉपर का इंटरनल डायमीटर कितना है 25 mm है, एक्सटर्नल डायमीटर कितना है 30 mm, ठीक है। और इसके अंदर सेंट्रली प्लेस्ड किया गया है स्टील की रॉड को ना, स्टील की रॉड को सेंट्रली प्लेस्ड किया गया स्टील की रॉड को, जिसका डायमीटर कितना है 20 mm, जिसका डायमीटर कितना है 20 mm। तो दो मटेरियल हो गए, दो मटेरियल अगर हो जाते हैं इस तरीके से, तो इस टाइप के जो मेंबर अगर बनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्पोजिट मेंबर बोलेंगे ना, कॉम्पोजिट मेंबर। यहाँ पे लोड लगा रहे हैं, हम बोल रहे हैं 40 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, ठीक है, इस पे क्या लग रहा है, एक 40 किलो न्यूटन का लोड लगा रहे हैं, ठीक है। लोड आ गया अपने पास, P इज इक्वल टू 40 किलो न्यूटन। अब E दे दिया, यंग मॉडुलस स्टील का और यंग मॉडुलस कॉपर का दे दिया, क्या क्या दिया इन्होंने, 200 गीगा न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर और 100 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फाइंड स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन द रॉड एंड ट्यूब। तो पूछ रहा है कि स्टील की रॉड में, स्टील में यानी गामा एस, और कॉपर में गामा एस, ये स्ट्रेसेस पूछ रहा है कितने होंगे, ये बता दीजिए आप, है ना। इसके बाद फर्स्ट पार्ट तो ये है, सेकंड पार्ट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है सेकंड पार्ट, कि फाइंड एक्सटेंशन ऑफ द रॉड, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ द रॉड मतलब कि उसमें क्या एक्सटेंशन हुआ, क्या चेंज इन लेंथ हुआ ना, तो एक्सटेंशन भी पूछ रहा है कि एक्सटेंशन कितना हुआ, ये भी बता दीजिए, चेंज इन लेंथ। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच अपनी क्या रहने वाली है, सबसे पहले यहाँ पे जो लोड है, लोड की टेंडेंसी होगी कि पूरे पे एक ही तरीके से एक्ट करेगा, और ये एक कंपोजिट बार है, तो इसकी टेंडेंसी होगी कि डिफ्लेक्शन जो होगा, स्टील का जितना डिफ्लेक्शन होगा उतना ही डिफ्लेक्शन किसका होगा, कॉपर का होगा, ठीक है। डेल्टा ऑफ स्टील इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ कॉपर, पहली इक्वेशन तो ये आएगी, यहाँ से ठीक है। दूसरी इक्वेशन देखिए, जो लोड लगा रहे हैं हम, स्टील एक अलग मटेरियल है, ठीक है, कॉपर एक अलग मटेरियल है ना, जो कि सेंट्रली, जो कि क्या है, हॉलो है। कॉपर एक अलग मटेरियल है, स्टील एक अलग मटेरियल है, तो स्टील की अपनी स्ट्रेंथ होगी, कॉपर की अपनी स्ट्रेंथ होगी, तो जो टोटल लोड कैरी होगा, टोटल जो होगा वो एक तो कॉपर लेगा और एक क्या लेगा, स्टील लेगा, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन हमारी यहाँ से बनेगी। तो ये कंसेप्ट लगा के हम इस क्वेश्चन को इजीली पिकअप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, अब हम चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट वाले में चलेंगे। फर्स्ट वाले में क्या होगा, तो यहाँ पे जस्ट एक सेकंड में आता हूँ ना। अगर मैं आपसे बात करूँ, देखिए यहाँ पे जो हमारा डेल्टा वन बराबर डेल्टा, डेल्टा एस बराबर डेल्टा सी रखूँगा मैं, ठीक है। तो लोड इन स्टील, लेंथ तो सेम है, एरिया ऑफ स्टील इंटू यंग मॉडुलस ऑफ स्टील विल बी इक्वल टू लोड इन कॉपर, लेंथ सेम है दोनों की, है ना, लेंथ ऑफ स्टील इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉपर विल बी एल, और एरिया ऑफ कॉपर और यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर, ठीक है। तो यहाँ से एक रिलेशन मिली मुझे ये, ठीक है। और सेकंड की अगर मैं बात करूं, जब मैं लोड को लेता हूं, है ना, लोड यानी कि टोटल लोड, लोड इन कॉपर और लोड इन स्टील, है ना। तो लोड को मैं क्या लिख सकता हूँ, स्ट्रेस इज लोड अपॉन में एरिया। लोड की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रेस इनटू एरिया लिख सकता हूँ मैं, है ना।
तो ये क्या है, यहाँ पे स्ट्रेस इन केस ऑफ कॉपर इंटू एरिया ऑफ कॉपर प्लस स्ट्रेस इन केस ऑफ स्टील इंटू एरिया ऑफ स्टील, ये किसके बराबर आ जाएगा, टोटल स्ट्रेस इंटू टोटल एरिया, ठीक है, या टोटल लोड के बराबर आ जाएगा। टोटल लोड अपने को गिवन है, कितना है वो है 40 किलो न्यूटन, है ना। तो यहाँ से अपने को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो 40 किलो न्यूटन इज, ठीक है। देखिए हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। अब हमें ये नहीं पता कि अगर हमें या तो ये पता चल जाए पी एस कितना है, पी सी कितना है, तो हम डायरेक्टली निकाल लेंगे एरिया से डिवाइड करके, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा जो, या तो हम पी एस पी सी को निकाल लें या फिर डायरेक्टली निकाल लें। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ये वैल्यू पता है, इनके बीच में हमारे को क्या मिलेगा, एक रेशियो मिलेगा, ठीक है। एरिया ऑफ स्टील कितना है, π/4 इंटू 20 का स्केयर आ जाएगा, में अगर बात करूं मैं तो। यंग मॉडुलस ऑफ स्टील कितना है, इतना है। और एरिया ऑफ कॉपर कितना है हमारा, π/4 इंटू, अगर बात करूं एक्सटर्नल डायमीटर था हमारा, इंटरनल था 25, है ना। 30 का स्केयर माइनस 25 का स्केयर इंटू 1 इंटू 10⁵ ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो यहाँ पे जो आएगा, ये रेशियो आएगा पी एस अपॉन में पी सी का, है ना। तो पी एस अपॉन में पी सी का रेशियो आएगा। तो यहाँ से देखिए अपने को क्या मिलेगा, एक वैल्यू मिलेगी जो कि होगी, अगर मैं यहाँ से स्ट्रेस की बात करूँ, ठीक है, सिंपली मैं स्ट्रेस लेना चाहूँ, तो यहाँ पे इसको पी एस और पी सी को अगर मैं यहाँ पे लोड अपॉन एरिया करता हूँ, ठीक है, इसको मैं अगर एरिया के टर्म में ही लिखूँ, यहाँ डायरेक्टली लिख दूँ कि पी एस अपॉन में ए एस विल बी इक्वल टू पी एस अपॉन में ई सी, है ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा, स्ट्रेस इन केस ऑफ स्टील और स्ट्रेस इन केस ऑफ कॉपर विल बी इक्वल टू ई एस अपॉन में ई सी। तो ई एस अपॉन ई सी कितना है, ई एस कितना है, ई सी कितना है, ये है 2 इंटू 10⁵, ये कितना है 1 इंटू 10⁵। तो यहाँ से हमें ये कैलकुलेशन से भी बच जाएंगे हम, है ना। कितना आ जाएगा 2/1। तो सिग्मा एस विल बी 2 इंटू सिग्मा सी, ये अपने पास वैल्यू आ गई। ये पूछा जाता है, ये जो ये है ना रिलेशन, इस टाइप से इक्वेशन बना के पूछता है आपसे एक सिंपल क्वेश्चन छोटा सा, तो वो भी ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ से हमें इनके बीच में रिलेशन मिली। अब हम यहाँ पुट करेंगे, एरिया का यूज यहाँ होगा, ठीक है, 40 इंटू 10⁻3। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि हम सारी जो हमारे को यंग मॉड्यूलस है या वो है न्यूटन में दिया हुआ है, तो कोशिश कीजिएगा न्यूटन में यूज़ कीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए सिग्मा सी को अभी मैं फ़िलहाल सिग्मा सी ही लिखता हूँ। और एरिया ऑफ कॉपर कितना है, प्लस सिग्मा एस की वैल्यू 2 सिग्मा सी है, और एरिया ऑफ स्टील कितना है हमारा π/4 इंटू 20 का। अब इसको सॉल्व कर सकता हूँ मैं, यहाँ से मुझे वैल्यू मिलने वाली है सिग्मा सी की, ठीक है, सिग्मा सी की। यहाँ से देखिए क्या होगा, अगर मैं इसको फर्दर रिड्यूस करूँ इक्वेशन को, तो मेरे पास जो वैल्यू आने वाली है वो मैं डायरेक्टली आपको लिख के दे रहा हूँ। यहाँ आएगा 215.98 सिग्मा सी प्लस, यहाँ आएगा आपका 628.31
इसका 3.2 कंसिडर कीजिए, 1.8 आ रहा है, तो ये आ गया। ठीक है, जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो अपने पास एक वैल्यू आएगी, ये आ रहा है अपना 844.3 के आसपास। तो यहाँ से सिग्मा सी की वैल्यू आएगी 47.376 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से जैसे ही हम मेरे पास सिग्मा सी की वैल्यू आएगी, मैं इजीली सिग्मा एस निकाल सकता हूँ ना। सिग्मा एस कितना होगा, ट्वाइस ऑफ सिग्मा सी विच इज इक्वल टू 2 इंटू 47.376 which will be coming out to be 97.753 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से ये अप्रोच रहेगी आपकी इस टाइप के क्वेश्चन को करने की, और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। अगर आपके पास कंसेप्ट आपके क्लियर हैं तो आपको मुश्किल से मुश्किल आपको 5 मिनट लगने वाले हैं। ठीक है, 5 मिनट भी नहीं, 3-4 मिनट में हो जाता है। तो गाइस आज का हम लेक्चर यहीं तक रखते हैं, जिसमें हमने देखिए आपके मेंस के एग्ज़ाम का भी क्वेश्चन किया एक, और बाकी के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन किए। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए, और मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर 3 में जल्दी ही। तो तैयारी करते रहिए, है ना। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।